तो हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग देखेंगे न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। ठीक है ना। तो हम सब जानते हैं कि हाइपोथर्मिया जो टर्म है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, बॉडी टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है ना। ओके। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है न्यूनेट्स का, ठीक है ना, वो उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है। ठीक है ना। तो जो बॉडी टेम्परेचर रहता है, ठीक ना, बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो उसका जो रेंज रहता है मेरा वो रहता है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना। ये किसका टेम्परेचर रहता है? एक्सिलरी टेम्परेचर रहता है। ठीक है ना। एक्सिला से हम लोग ये टेम्परेचर मापते हैं। ओके, क्या रहता है? एक्सिलरी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हम लोग एक्सिला से मापते हैं। ठीक है। ओके। तो ये हाइपोथर्मिया है। ये हाइपोथर्मिया मेरा टेम्परेचर एबनॉर्मलिटीज़ है। मतलब कि जो मेरा नॉर्मल टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल हो गया है। टेम्परेचर जो नॉर्मल रहना चाहिए हमारा बॉडी टेम्परेचर वो एबनॉर्मल हो गया है। तो यही जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर एबनॉर्मलिटीज़। जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एबनॉर्मल हो जाता है तो जो हाइपोथर्मिया है ये मेरा टेम्परेचर एबनॉर्मलिटीज़ है। तो देखते हैं कि टेम्परेचर एबनॉर्मलिटी, टेम्परेचर एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो मेनली दो तरह का होता है। ठीक ना। टेम्परेचर एबनॉर्मलिटीज़ मेनली दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं हाइपरथर्मिया, ठीक है ना, और एक को बोलते हैं हम हाइपोथर्मिया। ओके। तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों टेम्परेचर एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो ये दोनों कंडीशन में जो मेरा नॉर्मल टेम्परेचर है उससे डिफ़र करेगा। तो जो हाइपरथर्मिया है इसका जो टेम्परेचर रहता है वो मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस से यदि ज़्यादा है मेरा टेम्परेचर तो उसको हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। मतलब ये जब मेरा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो उसको बोलेंगे हाइपरथर्मिया। और हाइपोथर्मिया होता है जो मेरा नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर है उससे लो हो गया। मतलब नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर मेरा 36.5 डिग्री सेल्सियस है मिनिमम, तो उससे भी अगर कम हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोथर्मिया। ठीक है। तो हाइपोथर्मिया को मेनली हम लोग 3 कैटेगराइज में बांटते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला जो कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड स्ट्रेस। ओके। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया। ओके। अच्छा, जो दूसरा कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड है तो ये मॉडरेट हाइपोथर्मिया। ओके। अब तीसरा जो मेरा कैटेगरी है वो होगा सीवियर हाइपोथर्मिया। क्या? सीवियर हाइपोथर्मिया। ठीक है ना। तो इसका टेम्परेचर बात कर लेते हैं कि कोल्ड या फिर माइल्ड हाइपोथर्मिया का जो टेम्परेचर होता है वो होगा मेरा कितना? वो होता है मेरा 36 डिग्री सेल्सियस टू 36.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। वहीं यदि अगर बात करें मॉडरेट का तो मॉडरेट का जो टेम्परेचर रहता है वो 32 डिग्री सेल्सियस टू 35.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और वहीं यदि सीवियर हाइपोथर्मिया की बात करें तो यहाँ जो मिल्क टेम्परेचर होगा वो होगा मेरा लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस यदि बॉडी टेम्परेचर हो गया तो उसको बोलेंगे सीवियर हाइपोथर्मिया। ठीक है।
तो ये मेरा क्लासिफिकेशन हो गया हाइपोथर्मिया का। ये एक्चुअली हम देखें तो क्लासिफिकेशन हो गया मेरा टेम्परेचर एब्नॉर्मलिटीज़ का, ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हाइपोथर्मिया के साथ, ठीक ना। तुम लोग बढ़ेंगे हाइपोथर्मिया के साथ आगे। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूनेटल हाइपोथर्मिया। तो जो न्यूनेट्स होते हैं उसमें हाइपोथर्मिया क्यों होता है, ठीक है ना। न्यूनेट्स में ही इतना ज़्यादा चांसेस क्यों होता है हाइपोथर्मिया होने का, ठीक है ना। तो ये हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे कि जो न्यूनेट है, न्यूनेट्स आर प्रोन्स, ठीक है ना। न्यूनेट्स आर प्रोन्स टू हाइपोथर्मिया बिकॉज, ठीक है ना। न्यूनेट्स जो होता है वो प्रोन्स टू हाइपोथर्मिया होता है क्योंकि पहला, क्योंकि जिसमें क्या इसमें जो हीट रेगुलेटिंग जो मैकेनिज्म रहता है, हीट रेगुलेटिंग, इसमें जो हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म रहता है ना वो मेरा इमेच्योर रहता है, ठीक है ना। ये बढ़िया से डेवलप हुआ नहीं रहता है, तो हीट को रेगुलेट नहीं कर पाता है बढ़िया से मेरा न्यूनेट, ठीक है ना। ठीक है। दूसरा जो इसमें है हीट जनरेटिंग कैपेसिटी की बात करें, ठीक है ना। हीट जनरेटिंग कैपेसिटी, हीट जनरेटिंग कैपेसिटी की बात करें तो ये भी मेरा लिमिटेड होता है, ये भी मेरा लिमिटेड होता है विथ ब्राउन फैट, ठीक ना। ब्राउन फैट के साथ भी अगर इसके हीट जनरेटिंग कैपेसिटी की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है ना। ओके। अब तीसरा बात करें तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसका जो होता है लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया टू बॉडी वेट, ओके। चौथा कारण की अगर हम बात करें तो चौथा जो इसका कारण है वो होगा मेरा, चौथा जो मेरा कारण होगा वो होगा मेरा जो इसका स्किन जो होता है वो थिन होता है और परमिएबल होता है, ठीक है ना। थिन एंड परमिएबल स्किन, ठीक है ना। इसका न्यूनेट का थिन मतलब जो स्किन होता है वो भी थिन होता है एंड परमिएबल होता है, ठीक है। और यदि इसकी हम बात करें कि सबक्यूटेनियस फैट की अगर हम बात करें, ठीक ना। सबक्यूटेनियस फैट की बात करें तो ये भी लिमिटेड ही होता है, ठीक है ना। ये भी लिमिटेड ही होता है, तो ये भी लिमिटेड ही होता है। तो इतना सारा चीज़ जो है वो मेरा जो न्यूनेट्स का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में अनेबल है, ठीक है ना। इसीलिए जो है ना न्यूनेट्स में मेरा क्या होता है हाइपोथर्मिया होने के चांसेस मेरे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। ओके। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे, यहाँ जो मेरा फ्रॉम बेबीज हेड, ठीक है ना। बेबी के हेड से सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ हीट होता है, ठीक है ना। बेबी के हेड में ना बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया रहता है, ठीक है ना। तो उससे मतलब बेबी के हेड से मेरा हीट लॉस बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हम रीज़न देख लिए कि क्यों जो है मेरा बेबी में हाइपोथर्मिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है।
ठीक है ना। 4-5 रीज़न हम देखें जिसके कारण जो बेबी में है क्या हाइपोथर्मिया का कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हीट लॉस बेबी से कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। हम देखेंगे मेथड ऑफ हीट लॉस, क्या मेथड ऑफ हीट लॉस, ओके। तो मेथड ऑफ हीट लॉस की बात करें तो मेनली 4 तरह के मेथड होते हैं मेरे हीट लॉस के। सबसे पहला जो होता है वो मेरा रेडिएशन होता है, ठीक ना। रेडिएशन में क्या होता है कि बॉडी से दूर में कोई वस्तु है, ठीक है ना, कांटेक्ट में नहीं है, बॉडी की कांटेक्ट में नहीं है, दूर में कोई वस्तु है जो कि ठंडा है, ठीक है ना। तो बॉडी ठंडा है तो मेरा क्या होता है बेबी के बॉडी से वो हीट रेडिएट करके उस ठंडे वस्तु के पास जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो रेडिएशन हो गया। उसके बाद मेरा होता है कंडक्शन, तीसरा होता है कन्वेक्शन, चौथा होता है मेरा कन्वेक्शन मतलब क्या होता है, कन्वेक्शन मतलब कि हवा बह रहा है, ठंडा हवा बह रहा है और वो ठंडा हवा जो है बॉडी से गर्माहट को लेते हुए बह जाता है, ठीक है ना, उसको होता है कन्वेक्शन। कंडक्शन मतलब ये कोई बॉडी टच है किसी ठंडे चीज़ से तो उससे बॉडी से जो गर्म है हीट है वो मेरा ठंडा वस्तु में है कंडक्शन के थ्रू चला जाएगा। और ये होता है इवोपरेशन, ठीक है ना, इवोपरेशन के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मेरा हीट का लॉसेस होता है। कन्वेक्शन, ठीक है ना, ओके। ये मेरा मेथड हो गया हीट लॉस का, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे कि सोर्स ऑफ हीट जनरेशन, बेबी में हीट जनरेट कैसे होता है, ठीक है ना। कुछ तो हीट जनरेशन का मैकेनिज्म होता ही है तभी तो बेबी में हीट रहेगा। तो हम लोग देखेंगे सोर्स ऑफ हीट जनरेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो सोर्स होता है वो क्या होता है, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है ना। पहला जो है इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, जैसे क्या होगा, जैसे में क्या होगा, बच्चा क्राई करने लगेगा, रोने लगेगा, और क्या हो जाएगा, बच्चा जो होगा बॉडी मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज बॉडी मूवमेंट, ठीक है ना। बेबी में जो है वो बॉडी मूवमेंट वो इंक्रीज करने लगेगा, ओके। तो सोर्स ऑफ हीट जनरेशन का पहला ये हो गया। अच्छा, अब इसका जो दूसरा जो मेरा सोर्स है वो है नॉन सिवरिंग हीट जनरेशन, नॉन सिवरिंग हीट जनरेशन, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है नॉन सिवरिंग हीट जनरेशन में, इसमें होगा कि जब मेरा इन्फेंट या फिर बेबी न्यूनेट, ठीक है ना, कोल्ड स्ट्रेस इन्वायरमेंट में रहेगा, ठीक है ना, कोल्ड स्ट्रेस इन्वायरमेंट में रहेगा, ठीक ना, तो क्या होगा, तो ये स्टिमुलेट करेगा मेरा, जब कोल्ड इन्वायरमेंट में रहेगा तो वो स्टिमुलेट करेगा मेरा किसको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, सिंपैथेटिक
नर्वस सिस्टम को, ठीक है ना। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो क्या होगा, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होगा। रिलीज ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन, रिलीज ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। अब रिलीज ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन क्या करेगा, दो काम करता है। सबसे पहले क्या करेगा, मेरा जो है मेरा क्यूटेनियस वेसो कॉन्ट्रैक्शन, क्यूटेनियस वेसो कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। और दूसरा क्या करेगा, मेरा अनकपलिंग बीटा ऑक्सीडेशन इन ब्राउन फैट, ठीक है ना। अनकपलिंग बीटा ऑक्सीडेशन कराएगा मेरा ब्राउन फैट में, इन ब्राउन फैट, जिससे कि मेरा क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा। ओके, तो नॉन सिविंग जो थर्मोजेनेसिस होता है, थर्मोजेनेसिस या फिर बोल सकते हैं नॉन सिविंग हीट जनरेशन जो होता है, वो क्या करता है, कोल्ड स्ट्रेस इन्वायरमेंट में अगर कोई बेबी है, ठीक है ना, तो स्टिमुलेट कर देता है मेरा सिंपैथेटिक सिस्टम को। सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा तो वो रिलीज करेगा नॉन एपिनेफ्रिन, हम जानते हैं, ठीक है ना। अब नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा तो वो वैसे कंस्ट्रक्शन कराएगा और अनकपलिंग बीटा ऑक्सीडेशन कराएगा। अनकपलिंग बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है हमारे ब्राउन फैट में होता है और उससे मेरा हीट प्रोडक्शन होगा, जिससे कि बेबी हीट रहेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं ब्राउन फैट के बारे में, ठीक है ना। तो जो मेरा ब्राउन एडिपोज रहता है ना, ब्राउन एडिपोज में मेरा, ब्राउन एडिपोज के बारे में जानते हैं। ब्राउन एडिपोज जो रहता है मेरा, उसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ठीक है ना। ब्राउन एडिपोज में क्या रहता है मेरा, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स रहता है, सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है ना। सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स रहते हैं हमारे, ठीक है ना। और बात करें तो जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में रिच, ये जो रहता है ना, रिच इन वेस्क्यूलर सप्लाई, बहुत सारा इसमें वेस्क्यूलर सप्लाई रहता है, ठीक है ना। और रिच इन नर्व इनर्वेशन, या फिर सिंपैथेटिक इनर्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सिंपैथेटिक, ठीक है ना। तो जो मेरा ब्राउन फैट है, ब्राउन एडिपोज है ना, ब्राउन एडिपोज, उसमें बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, जिससे कि मेरा हीट जनरेशन होता है, ठीक है ना। और उससे बहुत सारा क्या है मेरा वेस्कुलर सप्लाई भी रहता है, ताकि यहाँ से जितना भी हीट जनरेट हो मेरा, ठीक है ना, एडिपोज में जितना भी हीट जनरेट हो रहा है मेरा, वो हीट जो है ना ब्लड के द्वारा जाए और पूरे बॉडी को पूरे बॉडी को हीट प्रोवाइड करे, ठीक है ना। ये इसका काम होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा नर्व का सप्लाई भी रहता है, सिंपैथेटिक नर्व का सप्लाई, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो भी स्टिमुलस आता है, जब भी ठंडा का स्टिमुलस आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है और ये अपना काम करने लगता है, ठीक है ना। बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे होने लगता है नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होने के बाद, ठीक है ना। तो ये है मेरा। अब यदि हम बात करें कि इसका जो ब्राउन फैट है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, लोकेशन की बात करें, ठीक है ना। यदि हम लोकेशन की बात करें, लोकेशन ऑफ ब्राउन फैट की, तो ये मेरा कहाँ पाया जाता है, एक्जिला में पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक्जिला में पाया जाता है, ठीक है। एक्जिला के बाद मेरा ग्रोइन में पाया जाता है, ग्रोइन रीजन में पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नैप ऑफ नेक में पाया जाता है, बिल्कुल नैप ऑफ नेक में पाने के बाद होता है इंटर स्कैपुलर में पाया जाता है और प्री
क्या बोलते हैं, पेरिनल स्पेस में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जगह जो 5 जगह है जिसमें कि मेरा ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक देख लिया, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं रिस्पॉन्स टू हाइपोथर्मिया, ठीक है ना, कि हाइपोथर्मिया के प्रति न्यूनेट का बॉडी जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्स टू हाइपोथर्मिया, ठीक है ना। हाइपोथर्मिया के प्रति हमारा न्यूनेट का बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है ना। तो 2 कंडीशन होते हैं मेरे। एक हम लोग मान लेते हैं कि या तो स्ट्रेस, क्या बोलते हैं, कोल्ड स्ट्रेस कंडीशन है। कोल्ड स्ट्रेस कंडीशन है, तो उसमें कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिस्पॉन्स करेगा फॉर द हाइपोथर्मिया, ठीक है ना। तो होता क्या है कोल्ड स्ट्रेस कंडीशन में, कोल्ड स्ट्रेस कंडीशन में अगर हाइपोथर्मिया है, ठीक है ना, तो बॉडी जो होता है पहले, सबसे पहले 2 काम करेगा, ठीक है। पहला काम जो करेगा वो एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा, कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, और एक और काम करता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है। जो हमारा पल्मोनरी लोब्यूल्स में, ठीक है ना, सर्फेक्टेंट रहता है, उसका प्रोडक्शन को जो है वो डिक्रीज कर देता है, ठीक ना। अच्छा, जो मेरा कैटेकोलामाइन जो है, जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज किया, ये मेरा 3 काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। पहला काम जो होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज किया, तो जब भी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा तो मेरे एडिपोज टिश्यू में जो है बीटा ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो ये क्या कराएगा, अनकपलिंग बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, अनकपलिंग बीटा ऑक्सीडेशन इन ब्राउन फैट में अनकपलिंग बीटा ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, मेरा डिस्प्लेस हो जाता है मेरा बिलीरुबिन, डिस्प्लेस बिलीरुबिन बाउंडेड एल्ब्यूमिन, बॉन्डेड विथ एल्ब्यूमिन, ठीक है ना। तो मेरा एल्ब्यूमिन का डिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो एल्ब्यूमिन की संख्या जो, मतलब एल्ब्यूमिन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उससे हो जाएगा मेरा हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है मेरा हाइपर बिलीरुबिनिया, एक कंडीशन ये हो गया, यहाँ बन गया। अच्छा, दूसरा ये क्या काम करवाता है, ये मेरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अगर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा तो 2 चीज़ होगा। सबसे पहले मेरा मेटाबॉलिक बढ़ा रहा है, मतलब ग्लूकोज का मेरा क्या यूटिलाइज ज़्यादा होगा, ग्लूकोज यूटिलाइज ज़्यादा होगा तो मेरा हो जाएगा
हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया। और दूसरा है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गया है, मतलब कि मेरा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ठीक है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जो है वो मेरा इंक्रीज कर जाएगा। ठीक, अच्छा। और जो तीसरा काम कैटेकोलामाइन करता है वो क्या करेगा मेरा, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस वैसोकॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रेस हार्मोन है तो चाहेगा कि भाई बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड का कंडक्शन करे, इसीलिए करता है मेरा पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस वैसोकॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है ना। अब जो है मेरा ये डिक्रीज मेरा हुआ प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, या फिर ये पल्मोनरी कैटेकोलामाइन हुआ और ऑक्सीजन का मेरा रिक्वायरमेंट बढ़ गया, तो मेरा होता क्या है, होता क्या है, मेरा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ गया है तो मेरा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, तभी तो रिक्वायरमेंट बढ़ा, तो इसमें एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होने लगेगा। ठीक है, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। फिर मेरा ग्लाइकोलाइसिस होने लगेगा। ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस होने लगेगा क्योंकि मेरा ग्लूकोज का क्या है, रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद मेरा हाइपोक्सीमिया हो जाएगा क्योंकि मेरा ऑक्सीजन कम हो रहा है बॉडी में, तो हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। और चौथा जो मेरा होगा वो मेरा क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। क्योंकि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा होता है, ऐसे मेरा रिस्पॉन्ड करता है मेरा बॉडी मतलब कि यूनिट का बॉडी ड्यूरिंग कोल्ड स्ट्रेस, मतलब कि माइल्ड हाइपोथर्मिया है तो ऐसा होगा, क्या होगा, मेरा कैटेकोलामाइन जो है वो रिलीज होगा और मेरा डिक्रीज क्या बोलते हैं प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट होगा। ठीक है, अब कैटेकोलामाइन जो रिलीज कर रहा है वो मेरा अनकपलिंग बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा देगा। अब स्ट्रेस में है तो भाई क्या बोलते हैं पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस वैसो कॉन्ट्रैक्शन करा देगा और इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी करा देगा। ठीक है, तो अनकपलिंग बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है ब्राउन फैट में, तो उससे मेरा हाइपरबिलिरुबिनीमिया हो रहा है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर मेरा इंक्रीज हो रहा है तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा है क्योंकि ग्लूकोज का जो है वो मेरा रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है। तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट मेरा बढ़ रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, देखो हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन नहीं हो तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगा और ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। ये तीनों जो होता है ये काम करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे कोल्ड स्ट्रेस में ये होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर सीवियर, ठीक ना, क्या यदि सीवियर हाइपोथर्मिया है तो क्या होगा। ठीक है ना, तब कैसे मेरा बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा। सीवियर हाइपोथर्मिया है तब मेरा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब मेरा टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा। ठीक है ना, जो मेरा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा, तो ऑक्सीजन नॉट रिलीज्ड बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन मेरा ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा, तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा, मेरा टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा। अब टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, मेरा एनारोबिक एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा।
ठीक है ना। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो क्या होगा, मेरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो फिर से हाइपोक्सीमिया हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा कंडीशन चलता है, ठीक है ना। यदि सीवियर हाइपोथर्मिया हो जाएगा तो बॉडी टेम्परेचर अगर लेस दैन मेरा 32 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होता है हीमोग्लोबिन से, ठीक है ना। तो फिर टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, टिश्यू के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहाँ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस अगर निकल रहा है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हाइपोक्सीमिया जैसा कंडीशन होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा सीवियर हाइपोथर्मिया होगा तो बॉडी मेरा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो अभी इतना ही देखते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में। ओके, ठीक है, थैंक यू।